अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबैरा फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बेज़ुबान थी ज़ुबान पार्ट 4। बारिश कुछ देर हुई और रुक चुकी थी, मगर पूरा मंज़र भीग चुका था। यकबस्ता हवाएं शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। रात चारों तरफ फैल चुकी थी। ऐसे में ज़मान अपने कमरे में बेड पर बैठा जूते उतार रहा था जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सर उठाकर देखा तो मायदा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रही थी। कहाँ थे आप भाई? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, मायदा ने उसके पास आते हुए पूछा। ज़मान ने उकताकर उसे देखा, फिर अपनी साइड टेबल से के दराज में से नोटपैड निकाला। अब क्या काम है तुम्हें? ज़मान ने लिखकर उससे पूछा। मुझे तो कोई काम नहीं है, मायदा ने जवाब दिया, मगर डैड आपको याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज पेशी है आपकी। ज़मान ने चौंक कर उससे पूछा। कोई बात हुई है क्या? ये तो आप खुद जाकर पूछ ले, मायदा ने उससे नोटपैड वापस करते हुए कहा और ख़ुद बाहर चली गई। ज़मान ने पहले चेंज किया, फिर अपने डैड यूसुफ शाह के पास चला गया। कहाँ थे आप? दोपहर से मैं आपका पूछ रहा हूँ और आप अब घर आए हो? वो जैसे ही उनके सामने बैठा उन्होंने सवाल कर डाला। सब ठीक तो है ना डैड? ज़मान ने लिखकर उनसे पूछा। हाँ सब ठीक है, बस ऑफिस में एक फ़ाइल चाहिए थी। इम्पोर्टेंट फ़ाइल थी तो किसी मुलाजिम के हाथों नहीं मंगवा सकता था, खुद लेकर जाना याद नहीं रहा। अर्जेंटली चाहिए थी तो सोचा आपसे मंगवा लूँ, मगर आपका तो कोई अता पता ही नहीं था। आपको मैसेज किया तो कोई जवाब नहीं आया, घर फ़ोन किया तो पता चला कि आप काफ़ी देर से बाहर हो। यूसुफ साहब ने थोड़ा सा वक्फा लिया। वैसे आप थे कहाँ दोपहर से? मौसम देखा है कितना ख़राब है, उन्होंने अब की बार इसके लापरवाही पर थोड़ा गुस्से से कहा। इतने में इकरा कमरे में दाखिल हुई। अब आप यूँ डांटे तो ना इसे, जवान बेटा है, इकरा ने ज़मान की हिमायत करते हुए कहा। जवान बेटा है इसीलिए चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी है, यूसुफ साहब ने ज़मान को देखते हुए कहा, जो अपने नोटपैड पर कुछ लिख रहा था। कुछ मिनटों बाद ज़मान ने वो नोटपैड यूसुफ साहब को थमाया। असल में डैड, मेरे एक फ्रेंड को आज थोड़ी सी अर्जेंट आ गई थी, बस उसी की हेल्प में बिज़ी था और फ़ोन की बैटरी कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। अब चार्जिंग पर लगा कर आया हूँ। यूसुफ साहब ने पूरी तहरीर पढ़कर उसे देखा, जो सारे दिन का थका हुआ लगता था, और नरमी से गोया हुए, तो ज़मान किसी और सोर्स से हमें खबर कर देते, हम भी तो परेशान हो रहे थे। इकरा, जो यूसुफ साहब के पढ़ने के बाद नोटपैड पर लिखी ज़मान की तहरीर पढ़ रही थी, उसका चेहरा देखकर बोली, खाना लगवाओ तुम्हारे लिए? ज़मान ने उनसे नोटपैड लिया और इस पर लिखकर इनकार करते हुए कहा, नहीं मॉम, बस एक कप कॉफ़ी मेरे कमरे में भिजवा दे, मैं अब आराम करूँगा। ओके बेटा, मैं भिजवाती हूँ, इकरा ने उठते हुए कहा। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान से छुटते जा रहे थे और अब आसमान पर चांद कभी कभी बादलों की ओट से निकलकर चमकने लगता और इस सुनसान और वीरान गली की गीली सुरमई सड़क पर इसका अक्स जगमगाने लगता। आज की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। ऐसे में इस गली के एक छोटे से घर के अंदर वो दोनों ज़मीन पर बिछे कालीन पर बैठे दिखाई दे रहे थे। यार, अगर हम दोनों फंस गए तो, या अगर इन दोनों में से किसी को शक हो गया तो हम क्या करेंगे? अमजद की आवाज़ अंदेशों से उभरी हुई थी। कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, हमने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, फ़र्क ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। नहीं फ़र्क, तू सोच, अगर अनिया को या ज़मान को शक हो गया तो क्या होगा? ज़मान को अगर स्टैम्प्ड लेटर कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी जाने पर कोई ना दिया गया तो वो क्या सोचेगा? अमजद ने फिर इससे सवाल किया। तो वो यही समझेगा कि हमने उसके साथ कोई प्रैंक किया है, फ़र्क ने उसे जवाब दिया। और क्या तुम्हें लगता है कि अनिया से कभी तुम्हारा सामना नहीं होगा? यार, वो हमारा कॉलर पकड़कर पूरे शहर में हमारी बेइज्जती करेगी। अमजद के दिमाग पर कई खौफ सवार थे। तो पहले हमारी कौन सी इज्जत की है? फ़र्क ने तल्खी से जवाब दिया। और तू अब चुप कर जा। कुछ देर खामोश रहने के बाद अमजद की ज़बान पर फिर से खुजली हुई। ये ना हो कि हम फ्रॉड के केस में जेल पहुंच जाए। अगर तू चुप नहीं होगा तो ज़रूर जा सकते हैं, अब की बार फ़र्क ने गुस्से से कहा। तुम ऐसा करो कि प्रोफेसर शब्बीर को सब बता दो, अगर कुछ हुआ भी तो वो संभाल लेंगे। अमजद ने उसे एक और तजवीज़ दी। पहले ही मेरी वजह से उनकी काफ़ी बेइज्जती हो गई है, अब और नहीं, मैं डैड को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। फ़र्क ने अमजद को घूरते हुए कहा। तुम ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, अमजद ने उस पर दबाव डालते हुए कहा।
आखिरकार अमजद के दबाव ने असर दिखाया और फ़र्क ने कॉल पर पूरी बात प्रोफेसर शब्बीर को बता दी। अब वो एक जानिब खड़ा उनकी सलवातें सुन रहा था। सॉरी डैड, आई वॉज इन हीट ऑफ इमोशन। फ़र्क ने अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहा। तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक नहीं होगा फ़र्क। अब और मुझे कितना जलील करवाओगे? उन्होंने गुस्से में फ़र्क से कहा। वो इस लड़के के हाथों वाकई परेशान थे। खैर, अब जो तुम कर चुके हो सो कर चुके हो। वो पेपर्स मुझे भिजवाओ, फ़िलहाल मैं उन्हें संभालता हूँ। प्रोफेसर शब्बीर इस छोटे से घर में फ़ोन पर फ़र्क को और भी कुछ कह रहे थे, जबकि बाहर आसमान पर चांद फिर बादलों की ओट में छुप चुका था। 3 अफराद के इस घर पर रात के वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ लाउंज में टीवी की आवाज़ गूंज रही थी, जिस पर मोमिना कोई फिल्म देख रही थी। मोमिना, तुम जाग रही हो? मुसरत बुआ लाउंज में आते हुए बोली। जी हाँ, जाग रही हूँ। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। मोमिना ने मुड़कर मुसरत बुआ की जानिब देखा, जो अभी तक दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मईज़ को दूध चाहिए। मईज़ के नाम पर मोमिना के माथे पर बल पड़ गए। अच्छा, तो आप उसे दे दें या अनिया को कह दें, उसने लापरवाही से कहा। अनिया सो चुकी है, वरना मैं उसे ही कहती, और मईज़ का कमरा ऊपर है, वरना मैं खुद उसे दे आती। इस वक्त मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाह रही हूँ, मुसरत बुआ ने बताया। अच्छा, मैं दे आती हूँ, मोमिना ने टीवी बंद करते हुए कहा। मैंने गरम कर दिया है, किचन में पड़ा है, जल्दी से दे आओ ताकि ठंडा ना हो जाए, मुसरत बुआ ने वापस अपने कमरे की जानिब जाते हुए कहा। मोमिना ने दूध का ग्लास किचन से उठाया और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बड़बड़ाने लगी। मुझसे सीधे मुंह बात तो करते नहीं, और अम्मी मुझसे खिदमतें करवा रही है जनाब की। मोमिना ने उसके रूम के बाहर खड़े होकर एक गहरा सांस लिया और दरवाज़ा नॉक किया। यस। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी तो वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा था और अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। आपका दूध। मोमिना ने संजीदगी से ग्लास की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई, जिसे उसने थाम कर अपनी एक साइड पर रख लिया। रुको मोमिना, मुझे तुमसे बात करनी है। वो मुड़कर वापस जाने ही लगी थी कि मईज़ ने उसे पुकारा। वो हैरानी से उसकी जानिब मुड़ी और अपने सीने पर उंगली से दस्तक देकर पूछने लगी, आपने मुझसे बात करनी है? वह तमस्खराना बोली। प्लीज़ मोमिना, उस दिन भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। मईज़ की आवाज़ में इल्तिजा थी। प्लीज़ 5 मिनट के लिए आराम से बैठकर मेरी बात सुन लो, मईज़ ने अपने सामने इशारा करते हुए कहा और सीधा होकर बैठ गया। मोमिना आहिस्तगी से आगे बढ़ी और उसके बेड की पायती पर बैठ गई। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे खफा हो, मईज़ ने बात का आगाज़ करते हुए कहा। मैं आपसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, मोमिना ने उसकी बात काट दी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ और इस वजह से तुम मुझसे कुछ उखड़ी हो। वो खामोशी से मईज़ को देख रही थी। असल में मैं एक काम में उलझा हुआ हूँ, बस उसी वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ। बस यार। और खामोश हुआ तो मोमिना बोली। मईज़ ने सर उठाकर उसे देखा, जो मुकम्मल तौर पर संजीदा थी। एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ कहना था। मईज़ रुका। मोमिना ने अपनी एब्रो सवालिया अंदाज में उठाई। क्या? मईज़ ने अपनी बात जारी रखी कि मैं अभी फ़िलहाल तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और इसकी बात अभी मुंह में ही थी कि मोमिना एक झटके से उठी और दरवाज़ा ठक से बंद करके चली गई। मईज़ हैरानी से इस दरवाजे को देखता रहा जहाँ से वो अभी गई थी। कभी ये लड़की मेरी पूरी बात सुने तो, मईज़ ने बेबसी से सोचा। 3 अफराद के इस घर पर सुबह मसरूफ़ सी तुलू हुई थी। मुसरत बुआ किचन में खड़ी परवीन को कुछ हिदायत दे रही थी। मोमिना अपने कमरे में यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी। मईज़ फुर्सत से लाउंज में बैठा आज का दिन ताज़ा अखबार देख रहा था। मेरा नाश्ता रेडी हुआ? मोमिना ने किचन में आकर मुसरत बुआ से पूछा। तैयार है, आराम से बैठ कर करो। और अनिया किधर है? मुसरत बुआ ने अनिया के बारे में पूछा, क्योंकि वो मोमिना से पहले उठती थी। पता नहीं, मैं उसे देख कर आती हूँ, मोमिना ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, तुम बैठो और नाश्ता करो, मैं उसे देख कर आती हूँ। अनिया के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए मुसरत बुआ ने कहा, अनिया बेटा, दरवाज़ा खोलो। मुसलसल दस्तक की आवाज़ से अनिया का जहन आहिस्ता आहिस्ता बेदार हुआ। उसने आंखें खोली तो उसे सब धुंधला नजर आया। उसने उठना चाहा तो उसका सर चकरा रहा था। वो बमुश्किल उठकर बैठी और अपना सर थाम लिया। वो बदवक्त
बेड से उतरी और दरवाजे तक पहुंची। उसके बदन का पूर दर्द कर रहा था। उसने दरवाजे का लॉक खोला तो मुसरत बुआ अंदर दाखिल होती दिखाई दी। अनिया, तुम ठीक हो? मुसरत बुआ उसका चेहरा देखकर उससे पूछने लगी, मगर अनिया के जवाब देने से कबल ही मुसरत बुआ के बाजुओं में गिर गई। अनिया, क्या हुआ? आंखें खोलो अनिया। उन्होंने उसका चेहरा थपथपाया। मोमिना, मईज़, जल्दी से ऊपर आओ, उन्होंने ऊंची आवाज़ में पुकारा। जब मोमिना और मईज़ अनिया के कमरे में दाखिल हुए तब तक मुसरत बुआ अनिया को बिस्तर पर लिटा चुकी थी। क्या हुआ इसे? मईज़ ने परेशानी से पूछा। इसे बहुत तेज़ बुखार है और उसने कल वाले कपड़े भी चेंज नहीं किए। इन्हीं गीले कपड़ों के बाद उसे बुखार हो गया है। रात ऐसे ही सो गई होगी, मुसरत बुआ ने उन्हें बताया। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, मोमिना ने कमरे से निकलते हुए कहा। उसका तो आज पेपर भी है, मईज़ ने मुसरत बुआ को कहा। अब ये इस हालत में तो नहीं दे सकती। मैंने डॉक्टर को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में पहुँच रही है, मोमिना ने कमरे में आते ही बताया। मुसरत बुआ ने पहले मईज़ फिर मोमिना की जानिब देखा, फिर सर घुमाकर मईज़ से मुखातिब हुई। मईज़, तुम ऐसा करो, मोमिना को यूनिवर्सिटी छोड़ आओ, तब तक डॉक्टर भी अनिया को चेक कर लेंगी। फिर अगर कोई दवा वगैरह लेनी हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके मुमानी जान, मईज़ ने ताबेदारी से कहा और मोमिना की तरफ मुड़ा। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जल्दी से अपना सामान लेकर नीचे आओ। ये कहकर मईज़ कमरे से निकल गया। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? मोमिना जब वहाँ से ना हिली तो मुसरत बुआ ने गुस्से से और जताने वाले अंदाज में कहा। मोमिना गुस्से और बेबसी की कैफियत में कमरे से बाहर निकल गई। मईज़ मोमिना को ड्रॉप करके घर वापस लौटा तो उसके हाथ में अनिया की मेडिसिन्स भी थी। वो सीधा ऊपर अनिया के कमरे में आया तो उसने देखा कि अनिया अपने बेड पर लेटी थी। उसके कपड़े तब्दील हो चुके थे और मईज़ के आने की आहट सुनकर उसने आंखें खोलकर बंद की थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया। मैं परवीन को कहकर इसके लिए सूप बनवाती हूँ, तुम तब तक यहाँ बैठो, मुसरत बुआ कहकर चली गई और मईज़ ताबेदारी से वहाँ कुर्सी पर टिक गया। उसने अनिया के कमरे में निगाह दौड़ाई तो उसे किताबों के अलावा कुछ खास नज़र न आया, मगर अनिया ने तमाम किताबें बहुत खूबसूरती से सेट कर रखी थी। मईज़ ने गौर से देखा तो उसे ये बेडरूम कम और स्टडी ज़्यादा लगी। कमरे के एक कोने में टेबल पर गुलदान में कल के बासी फूल लगे हुए थे। मईज़ कुर्सी पर से उठा और अलमारी के करीब जाकर किताबों का जायज़ा लेने लगा। उसे अलमारियों में स्लिप्स की बुक्स के अलावा काफ़ी बुक्स नज़र आई। इतने में मुसरत बुआ कमरे में दाखिल हुई। क्या देख रहे हो? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। अनिया का कमरा बहुत खूबसूरत है, इसका पूरा थीम ही ब्लैक है, ऐसे में ये किसी जादूगर का गार मालूम होता है। मईज़ इसके कमरे का जायज़ा लेने के बाद ज़दा दिखाई दे रहा था। अनिया ने ये कमरा खुद डिज़ाइन किया है और इसे ब्लैक कलर बचपन से बहुत पसंद है, और इसके अलावा वो अनिया को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। मुसरत बुआ ने उसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। वो तो मैं देख सकता हूँ, मईज़ ने इस कमरे में मौजूद किताबों को सताइशी नज़र से देखते हुए कहा। ये तो सिर्फ़ वो किताबें हैं जो अनिया को ख़ास पसंद है, या वो जो उसे बाकायदगी से पढ़नी होती है। अभी शायद तुमने स्टडी नहीं देखी, मुसरत बुआ उसे बताने लगी। नहीं मुमानी जान, मैंने देखी है, काफ़ी अच्छी है, मईज़ ने कहा तो एकदम मुसरत बुआ की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जो तुमने देखी है वो कॉमन स्टडी है, मैं अनिया की पर्सनल स्टडी की बात कर रही हूँ। ये कहकर मुसरत बुआ उठी और कमरे में मौजूद एक दरवाजे की जानिब बढ़ी, जिससे अब तक मईज़ वॉशरूम का दरवाज़ा समझ रहा था, और उसे खोला। मईज़ भी उठकर उनकी जानिब आया तो उसने देखा वहाँ एक वसी और अरीज़ कमरा था, जिसमें काफ़ी बड़ी और चौड़ी ग्लास विंडोज़ लगी हुई थी। इस कमरे की एक दीवार में लकड़ी के खाने बने हुए थे, जिसमें बेशुमार किताबें पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में कैनवस और पेंटिंग का सामान पड़ा था, और एक दूसरे कैनवस पर एक पेंटिंग तख्लीक के मराहिल में थी। इस पेंटिंग में एक हिरन का बच्चा घास चर रहा था और एक शेरनी उसकी ताक लगाए झाड़ियों में बैठी थी, जबकि एक दरख्त की शाख पर एक शिकारी बंदूक लिए शेरनी का शिकार करने बैठा था और दरख्त की वो शाख टूटने वाली थी। पेंटिंग के एक कोने में एक गार बना हुआ था और दूसरा कोना अभी पूरा तैयार नहीं हुआ था। मईज़ ने सर उठाकर देखा तो उसे इस तरह की कई और पेंटिंग्स भी दीवार पर आवेज़ा नज़र आई। मुसरत बुआ आगे बढ़ी और उन्होंने एक तरफ लगी अलमारियों के पट वाक़ किए,
तो अंदर मईज़ को काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस नज़र आए। ये ड्रेसेस अनिया ने खुद डिज़ाइन किए हैं, मुसरत बुआ ने उसे बताया। वाओ, इट्स अमेजिंग। मईज़ वक़्तन काफ़ी मुतासिर हुआ था। चंद लम्हों बाद मुसरत बुआ बोली, आओ अब यहाँ से चलते हैं, मैं जाकर देखूँ कि परवीन ने सूप बना लिया या नहीं। मईज़ भी कदम कदम चलता मुसरत बुआ के पीछे अनिया के इस पर्सनल स्टडी से बाहर निकल आया था। अगली सुबह चारों अफराद नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे। तुम्हें कुछ ख्याल तो रखना चाहिए था, अब तुम बच्ची नहीं हो। मुसरत बुआ अनिया को उसकी लापरवाही पर समझा रही थी, जो कल की निस्बत आज बेहतर थी। मैं ठीक हूँ बुआ, अनिया ने नकाहत ज़दा लहजे में बोला। हाँ, पता चल रहा है मुझे, और तुम वही परहेजी खाना खाओगी जो डॉक्टर ने बताया है, और उसके बाद मेडिसिन भी ले लेना, याद से। मुसरत बुआ अपना नाश्ता ख़त्म करके उठते हुए बोली, आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। मोमिना ने खुशदिली से कहा तो अनिया मुस्कुरा दी। मईज़ जो ऑरेंज जूस के छोटे छोटे घूंट भर रहा था, अचानक कुछ याद आने पर बोला, हुमानी जान, आज मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है, तो मैं चाह रहा था कि वो लंच भी हमारे साथ ही करे। क्यों नहीं बेटा, आज तो मानो भी घर पर ही है, ये भी परवीन के साथ लंच बनाने में हेल्प करवा देगी। मैं आज शाम को ही घर आऊँगी, तुम अच्छे से अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करना, मुसरत बुआ ने जाते जाते कहा। थैंक यू हुमानी जान, मईज़ ने ऊंची आवाज़ में कहा। अनिया आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूँ, और फिर तुम अपनी मेडिसिन भी ले लेना। अनिया जो उठकर अपने कमरे की जानिब जा रही थी, मोमिना ने उसे ऑफ़र की। कमरे में जाकर मोमिना ने अनिया को मेडिसिन दी और आराम करने को कहा। मानो, बात सुनो। मोमिना जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, अनिया ने उसे आवाज़ दी। हाँ बोलो। मोमिना ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। तुम जाकर मईज़ भाई से पूछ लेना कि लंच में क्या बनाना है, ये बेहतर रहेगा, अनिया ने उसे हिदायत की। अगर मैं तुम्हारे मईज़ भाई से ना पूछूँ तो? मोमिना ने तड़क कर सवाल किया। मोमिना प्लीज़ उनसे तमीज़ से पेश आया करो, अनिया ने उसे समझाते हुए कहा। तुम्हारी जल्द इनसे शादी हो जाएगी, इसीलिए अपना रवैया चेंज करो। पहली बात, मैं मईज़ अकबर से बात करना भी पसंद नहीं करती, बदतमीज़ी करना तो बहुत दूर की बात है, और दूसरी बात, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मोमिना ने थोड़े धीमे लहजे में बताया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है क्या? ये क्या कह रही हो? अनिया उसकी इस बात पर हैरान और परेशान थी। ये मैं नहीं कह रही, मईज़ ने खुद कहा है। फिर मोमिना ने उसे उस दिन गाड़ी में होने वाली और परसों की रात की सारी बात सुना दी। और तुम कह रही हो कि तुम उनसे बदतमीज़ी से पेश नहीं आती। अनिया ने जब उसे गुस्से से कहा तो मोमिना को भी गुस्सा आया। पहले वो मुझे इग्नोर करते रहे, फिर अगर बात करने की कोशिश की तो ये बताया कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम प्लीज़ उनकी वकालत मत करो, और मैं उनसे लंच का मेन्यू पूछ लूँगी, तुम बस आराम करो, मोमिना ने आखिर में हार मानते हुए कहा, और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली आई। ज़मान, तुम यहाँ खैरियत से? मोमिना ने बेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खोला तो अपने सामने ज़मान को देखकर खड़ा देखा। अरे ज़मान, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मईज़ हैरान सी खड़ी मोमिना के एक तरफ से निकलकर आगे आया और ज़मान के गले लग गया। आओ, तुम मेरे साथ आओ, मईज़ ने मोमिना को इग्नोर करते हुए ज़मान को कहा, और उसको लेकर लाउंज की जानिब बढ़ गया। मोमिना हैरान सी दरवाज़ा बंद करके अंदर की जानिब आई तो उसे मईज़ ने पुकारा, मोमिना, ज़मान के लिए चाय ले आओ, और अगर अनिया जाग रही है तो उसे भी इधर बुला लाओ, उसे कहना एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। मोमिना इसी हैरानी के आलम में अनिया के कमरे में आई। अनिया ड्रेसिंग टेबल के सामने एक कुर्सी पर बैठी अपने बाल संवार रही थी। तुम्हें पता है अनिया कि ज़मान यूसुफ ही मईज़ का फ्रेंड है? अब तक उसकी हैरानी जोश में बदल चुकी थी। मोमिना ने अपने तई उसे बहुत बड़ी खबर सुनाई। हाँ, मुझे पता है, अनिया ने संजीदगी से जवाब दिया तो मोमिना का मुंह लटक गया। अच्छा, तुम नीचे आ जाओ, मईज़ तुम्हें बुला रहे हैं, मोमिना ने उसे सादगी से मईज़ का पैगाम दिया। उन्हें कहो मैं आ रही हूँ। कुछ देर बाद अनिया भी लाउंज में उन दोनों के साथ मौजूद थी, और वो तीनों कुछ डिस्कस कर रहे थे। मुझे खबर मिली है कि ये काम कुछ वाइट कलर के मिनी ट्रक्स में होता है, मईज़ ने धीमी आवाज़ में कहा। मईज़ की बात सुनकर ज़मान की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, मैंने भी यूनी में अक्सर वाइट कलर के मिनी ट्रक्स देखे हैं। उस रात भी लाइब्रेरी की बिल्डिंग की बैक साइड पर एक मिनी ट्रक खड़ा था, जिस रात मैंने फ़र्क और अमजद की पिक्स ली थी। अनिया ने ज़मान के सामने एक इंकशाफ किया। वो काम तुम्हारा था, फ़र्क और अमजद को एक्सक्यूज़ करने का? ज़मान ने अपने नोटपैड पर लिखकर अनिया को दिखाया। हाँ, मैंने ही उन दोनों को एक्सपोज किया था।
जमान ने फिर चंद अल्फाज नोटपैड पर घसीटे। बहुत अच्छा काम किया तुमने, उसका यही अंजाम होना था। जमान ने अप्रिशिएट लिखा। हम शायद वाइट मिनी ट्रक्स की बात कर रहे थे। मईज ने इन दोनों का ध्यान वापस असल मौजू की तरफ लाते हुए कहा। मगर यार, वो तो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ब्रेड सप्लाई करते हैं। जमान ने लिखकर उन तक अपनी बात पहुंचाई। कौन ब्रेड सप्लाई करते हैं? अनिया ने जमान की जानिब देखकर पूछा। वो वाइट मिनी ट्रक्स और कौन? मईज ने अनिया की जानिब उकताकर देखा। अनिया ने मईज की जानिब देखा, फिर सर घुमाकर जमान की जानिब देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। अब हम आगे कैसे पता करें? मईज ने इन दोनों से पूछा। आगे क्या पता करना है? जमान ने नोटपैड पर लिखकर मईज से पूछा। हमें ये कंफर्म करना है कि क्या असल में इन ट्रक्स का इस केस से कोई ताल्लुक है या नहीं। आई हैव एन आइडिया, अनिया ने मईज की बात सुनकर कहा तो मईज और जमान दोनों उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। अनिया ने इन दोनों को अपना आइडिया बताया। खाना रेडी है, सब आ जाइए। मोमिना ने आकर इन तीनों को खबर दी और वापस लौट गई। फिर कल यूनिवर्सिटी चलते हैं, मईज ने उठते हुए उन दोनों से कहा। अभी खाना खाने आ जाओ। खाने की टेबल कई तरह के लवाजमात से सजी हुई थी। मोमिना खामोशी से खाना खा रही थी, जबकि मईज और जमान अनिया की कोई बात सुन रहे थे। तुम्हें पता है जमान, अनिया ने अपनी एक पर्सनल स्टडी बनाई है जो बहुत खूबसूरत है। मैंने कल ही देखी है। मईज ने पहली बार जमान से और आखिरी बात अनिया से कही। मईज अब जमान को अनिया की स्टडी का नक्शा बता रहा था। और हाँ अनिया, वहाँ तुम्हारी कोई पेंटिंग्स भी लगी हुई थी, शायद उस पर तुम काम कर रही हो। मुझे उस पेंटिंग की बिल्कुल समझ नहीं आई। मईज की बात सुनकर अनिया ने चावलों से भरा चम्मच मुंह में रखा और कुछ देर तक खामोशी से चबाती रही। फिर बोली, मेरे आर्ट क्लब में एग्जीबिशन मुनक्किद हो रहा है। मैं वही पेंटिंग्स इसी नुमाइश के लिए पेंट कर रही हूँ। असल में वो शेरनी जो हिरन के बच्चे का शिकार करने बैठी है, और वो शिकारी जो शेरनी की ताक में है, और वो टूटी शाख, वो सब सिंबलाइज कर रहे हैं कि हर एक के ऊपर कोई बड़ा यानी ताकत वाला या इल्म वाला ज़रूर होता है। जैसे हिरन के बच्चे पर शेरनी, और शेरनी पर शिकारी, और शिकारी पर अल्लाह की कुदरत। ये भी एस्पेक्ट हो सकता है कि हिरन के बच्चे को शेरनी से बचाने के लिए शिकारी बैठा है, और शेरनी को शिकारी से बचाने के लिए अल्लाह ताला। वो धीमे लहजे में गोया थी। अनिया ने एक और चावलों से भरा चम्मच मुंह में रखा और कुछ देर चबाने के बाद बोली, आपने वहाँ एक गार भी देखा होगा, और अभी मैंने वहाँ एक बस्ती के नकूश भी बनाने हैं। उस गार में शेर के कुछ बच्चे थे जो यकीनन खाने के लिए अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार कर रहे थे, और वो बस्ती भी यही सिंबलाइज करती है कि शिकारी की फैमिली भी शिकारी की वापसी का मुंतज़िर है। जो शिकारी और शेरनी हिरन के उस बच्चे और उस शेरनी के लिए रहज़हमत थे, वो अपनी अपनी फैमिली को पाल भी तो रहे थे। मतलब ये कि जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अनिया ने अपनी बात मुकम्मल की। मईज, मोमिना और जमान तीनों दम साधे उस पेंटिंग की कहानी सुन रहे थे। ज़बरदस्त, मईज ने उसे सराहा। जमान ने भी मुट्ठी बंद करके अंगूठे का निशान ऊपर की जानिब उठाकर थम्स अप बनाकर उसे दाद दी, जबकि मोमिना खामोशी से अपना खाना खाने में मशगूल रही। यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड द क्राफ्ट्स में अगले दिन मामूल के मुकाबले में रश कम था। लाइब्रेरी की बिल्डिंग की वो सीढ़ियाँ आज भी वीरान पड़ी थी, अलबत्ता आसपास के दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। अगर यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में आओ तो वो तीनों एक टेबल के गिर्द बैठे थे। अनिया के सामने प्लेट में एक सैंडविच रखा था और मईज के सामने फ्रेश जूस का ग्लास, जबकि जमान आराम से बैठा चिंगम चबा रहा था। अनिया ने सैंडविच की एक बाइट ली और कुछ मुंह बनाकर इन दोनों से कुछ कहा। जवाबन मईज ने कुछ कहा तो अनिया वो सैंडविच उठाकर रिसेप्शन पर चली आई। सुनिए, क्या ये ब्रेड फ्रेश है? क्योंकि मुझे इसका जायका बासी लग रहा है। अनिया ने रिसेप्शन वाले लड़के से पूछा। जी मिस, ये बिल्कुल फ्रेश है, बल्कि हमारे यहाँ तो हर रोज़ सुबह और शाम को फ्रेश ब्रेड सप्लाई होती है। अनिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। तो अगर शाम को ब्रेड सप्लाई हो और बच जाए तो आप उसे वेस्ट कर देते हैं?
अनिया ने उस लड़के से अगला सवाल किया, जबकि मईज और जमान दूर टेबल पर बैठे टेढ़ी आंखों से अनिया को देख रहे थे। नहीं मिस, जब ब्रेड सप्लाई होती है तो उसके साथ हमें उसकी एक्सपायरी डेट भी दी जाती है। हम सिर्फ उस डेट तक ब्रेड यूज़ करते हैं, बल्कि ब्रेड स्टोर करने का मौका कम ही मिलता है। उस लड़के ने अनिया को तफसील बताई। तो आप फिर इस ब्रेड को कहाँ स्टोर करते हैं, या ब्रेड सप्लाइंग कंपनी इसे खुद स्टोर करती है? अनिया किसी माहिर रिपोर्टर की तरह उस लड़के से सवाल पर सवाल कर रही थी। नहीं मिस, हमें कोई भी कंपनी यहाँ यूनिवर्सिटी आकर ब्रेड सप्लाई नहीं करती, बल्कि हमारे पास ख़ास मिनी ट्रक्स है जो खुद फैक्ट्री से फ्रेश ब्रेड उठाते हैं, और एक्स्ट्रा होने की सूरत में हम खुद ही ब्रेड स्टोर करते हैं। लाइब्रेरी के बिल्डिंग के बैक साइड पर ही वो स्टोरेज एरिया है। ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। लगता है मेरे ही टेस्ट बर्ड्स के साथ कोई मसला है। वैसे थैंक यू, अनिया ने मुस्कुराकर उस लड़के को कहा। नो प्रॉब्लम मिस। इस लड़के ने अपनी कस्टमर को मुतमईन कर दिया और अनिया वहां से सीधा बाहर चली आई। कुछ लम्हों बाद वो मईज और जमान के साथ कैफेटेरिया के बाहर खड़ी अब को उस लड़के से मालूम होने वाली तफसील बता रही थी। वेरी गुड वर्क अनिया, मईज ने उसे कहा। अब हमें उस स्टोरेज रूम को चेक करना है जहां ब्रेड स्टोर होती है। अगर सारा काम आज करेंगे तो किसी को शक भी हो सकता है। मईज की बात सुनकर अनिया ने कहा तो जमान भी सर हिला दिया। तो हम ये काम कल कर लेंगे। जमान ने फ़ौरन उसे लिखकर उन्हें पेशकश की। अच्छा ख्याल है, अनिया ने कहा, मगर फ़िलहाल तो हमें चलना चाहिए। मईज ने इजाज़त मांगी और कुछ देर बाद अनिया को लेकर वापस आ गया। दोपहर का खाना टेबल पर चुना जा चुका था। आज मुसरत बुआ घर पर ही थी। तुम्हारा काम हो गया या नहीं? मुसरत बुआ ने अनिया से पूछा, जो किसी नोट्स का बहाना करके मईज के साथ यूनिवर्सिटी गई हुई थी। हो गया बुआ जी, मईज भाई साथ थे, इस वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, अनिया ने जवाब दिया। मईज बेटा, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? मुसरत बुआ ने अचानक सवाल पर मईज चौंक पड़ा, फिर संभल कर गोया हुआ। बस मुमानी जान बीच में ही फंसा हुआ है, दुआ करे जल्दी से पूरा हो जाए इंशाअल्लाह, मुसरत बुआ ने कहा और खाना खाने में मशगूल हो गई। जमान, तुम कहाँ पर हो? अगले दिन अनिया ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर जमान को मैसेज किया। घर पर हूँ, बस निकल रहा हूँ। मईज आया है? जमान का मैसेज कुछ ही देर में अनिया तक पहुंच गया। नहीं, मईज भाई आज कहीं मसरूफ़ है और उन्हें नहीं पता कि मैं यूनी आई हूँ। अनिया मैसेज टाइप करने के साथ साथ चलते हुए अपनी क्लास की जानिब भी जा रही थी। तुम्हें उसे बताना चाहिए था। जमान का अगला मैसेज अनिया को रिसीव हुआ। तुम मुझे छोड़ो और जल्दी से पहुँचो। अनिया ने मैसेज लिखकर सेंड किया और लाइब्रेरी की जानिब चली आई। लाइब्रेरी के बाहर वो उन्हीं 4 सीढ़ियों में से सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गई, जिस पर अक्सर वो किसी और को बैठे देखा करती थी। अनिया ने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा तो आसमान साफ था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, अलबत्ता यकबस्ता हवाओं के चलने का शुगल जारी था। यूनिवर्सिटी का यह हिस्सा कदरे वीरान था, मगर दरख्तों पर मौजूद परिंदे हमेशा की तरह चहचहा रहे थे। अभी वो आसपास का जायज़ा ले ही रही थी कि उसे किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। उसने आसपास देखा तो उसे कुछ समझ न आया। लाइब्रेरी की बिल्डिंग की पिछली तरफ भी तो एक गेट है, अनिया को अचानक याद आया और वो उठकर उस जानिब बढ़ी। वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग की पिछली तरफ आई और एक सुतून की ओट में खड़ी हो गई। उसने देखा कि वहाँ एक वाइट मिनी ट्रक था और 2 आदमी उस ट्रक में से खाकी रंग के कार्टून्स निकाल कर अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। मुझे भी आगे जाकर देखना चाहिए, अनिया ने सोचा। वो आगे बढ़ने ही लगी थी कि उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। उसने देखा तो जमान का मैसेज था। मैं बस 10 मिनट में कार पार्क करके पहुंच रहा हूँ। आई एम हियर। तुम यूनी में कहाँ हो? अनिया ने जमान का मैसेज पढ़कर फ़ोन बैग के अंदर रखा और आगे बढ़ गई। आज उसके पास सिर्फ शोल्डर बैग था। अनिया जब उस कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ कोई न था। उसे उस कमरे में सिर्फ टूटा हुआ फर्नीचर नज़र आया। यहाँ स्टोर करते हैं ये ब्रेड? अनिया ने सोचा। इसी पल उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो एक टूटे हुए टेबल के पीछे छुप गई। टेबल के पीछे से अनिया ने देखा कि 2 आदमी कमरे के एक कोने से बाहर निकले और उस कमरे से बाहर निकल गए। ये वही 2 आदमी थे जो अभी ऊपर कुछ देर पहले कार्टून लेकर अंदर की जानिब गए थे। अनिया एहतियात से उस टेबल के पीछे से निकली और उस कोने की जानिब बढ़ी जहाँ से वो दोनों आदमी निकले थे। अनिया ने उस जानिब देखा तो उस कोने में बेसमेंट की सीढ़ियाँ नज़र आई
जो नीचे किसी जानिब जाती थी। अनिया एहतियात से चंद सीढ़ियाँ नीचे उतरी तो उसे वहाँ काफ़ी खुला और बड़ा कमरा नज़र आया, जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे थे। अनिया को वहाँ दो सफ़ेद सफ़ूफ भी नज़र आ ही गया और कोने में छोटा सा स्टोरेज एरिया भी, जहाँ ब्रेड स्टोर होती थी। ये यहाँ कैसे? ये नहीं हो सकता। अचानक अनिया की नज़र एक सूटेड बूटेड शख्स पर पड़ी, जो वहाँ खड़ा बाकी लोगों को हिदायत दे रहा था। वहाँ काम करने वाले लड़कों में यूनी के ही चंद लड़के थे। अनिया इस शख्स को वहाँ देखकर हैरान थी। वो वहीं चंद सीढ़ियाँ ऊपर खामोश बैठी थी। उसने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर अपने बैग से फ़ोन निकाला और कैमरे पर क्लिक किया। अनिया ने वहीं बैठकर 1 मिनट तक वीडियो बनाई और 2 सीढ़ियाँ मज़ीद ऊपर आकर बैठ गई। अब इस तहखाने में मौजूद कोई भी इंसान अनिया को नहीं देख सकता था। अनिया सीढ़ियों पर दीवार के साथ लगी बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी ये वीडियो मईज़ और ज़मान को सेंड की और साथ में एक मैसेज भी टाइप करके सेंड किया। अचानक बेसमेंट में मौजूद किसी आदमी का फ़ोन बजा और वो चलता हुआ सीढ़ियों की जानिब आया। बात करते करते अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों पर मौजूद किसी के दुपट्टे के पल्लू पर पड़ी। उस आदमी ने चुपके से फ़ोन बंद किया और इशारे से 2 लड़कों को अपने पास बुलाया और इशारे से कहा कि ऊपर जाकर देखो कि कौन है। कुछ लम्हों बाद अनिया बेसमेंट में मौजूद एक कुर्सी पर अपने ही दुपट्टे से बांध दी गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस सब में शामिल हो सकते हैं। आप इस गैर कानूनी काम का हिस्सा है, अनिया गुस्से में कह रही थी, जबकि उसके सामने 3 पीस सूट में मलबूस प्रोफेसर शब्बीर खड़े हंस रहे थे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। अनिया अब कैसे बचेगी इन स्मगलरों से? अनिया को कैसे बचा पाएंगे मईज़ और ज़मान? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।